चलिए आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार देखे थे, इस बार क्या देखेंगे? डीपीएसपी। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे या समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, अगर आ जाए तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो भी करते हैं आप अपने दुनिया से अपने तरीके से कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उच्चारण में ही सब कुछ छिपा हुआ है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है कि आप आगे नीति कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे नीति बनाएंगे। जैसे जब संविधान बन रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जब लोगों को अधिकार देने की बारी आई, नागरिकों को अधिकार देने की बारी आई, तो उस समय जो संविधान सभा का सलाहकार थे बी एन राव, वो कहे कि, और अम्बेडकर साहब, दोनों का वो ये से हो रहा था, बन रहा था, तो बी एन राव साहब बोले कि कुछ अधिकार एकदम इमीडिएटली मिलना चाहिए, मतलब तुरंत मिलना चाहिए, और बहुत सख्त मिलना चाहिए, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। और एक तरह का और अधिकार मिलना चाहिए, जब हमारा देश सक्षम हो जाएगा, इट मीन्स राज्य जब सक्षम हो जाएगा तो उसको लागू करेगा। तो वही है, देखिए ये इसमें एक तो मौलिक अधिकार दे दिया जो कभी छीना नहीं जा सकता है। देखिए दोनों में यही फर्क है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। बच्चा को जैसे दूध का जरूरत होता है, एकदम तुरंत उसके बिना जीवन नहीं रह सकता है, तो वो क्या हो गया? मौलिक अधिकार। लेकिन बहुत बच्चा को जैसे खिलौना का जरूरत होता है, किताब का जरूरत होता है, मेंटली स्ट्रांग होने का जरूरत होता है, तो वो किस चीज का है? उसके जगह पे हो जाएगा डीपीएसपी, मौलिक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम समझेंगे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आया था 1935 में, जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें इसी को बोला गया था अनुदेश प्रपत्र। वही अनुदेश प्रपत्र को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल कर लिया गया है। हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे, इसका 2 वीडियोस बनेगा। एक में इसका इंट्रोडक्शन है, दूसरा में आपको सभी आर्टिकल बताएंगे, अनुच्छेद बताएंगे, और दोनों में फर्क ये होगा, जो अनुच्छेद बताएंगे वो एकदम ट्रिकी होगा और एकदम कॉन्सेप्चुअल दोनों होगा। पहले कॉन्सेप्ट से बताएंगे, लास्ट में ट्रिक बताएंगे, जो 1 से 1.5 या 2 मिनट का होगा, उसमें आपको पूरा याद हो जाएगा, और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल देखिए क्या इसके बारे में कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट्स है, जो क्या क्या इससे रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो आर्टिकल के अलावे, अनुच्छेद के अलावे हम लोग को जानना जरूरी है, जिसमें पीसीएस का एग्जाम वगैरह में पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कहाँ शामिल किया गया है? तो भाग 4 में। कहाँ? भाग 4 में, अनुच्छेद 35 से 51 तक। ये बेसिक्स चीज हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनुदेश प्रपत्र, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था, अनुदेश प्रपत्र, उसको किस रूप में शामिल किया गया था? ऑप्शन रहेगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन रहेगा डीपीएसपी, ऑप्शन रहेगा मौलिक कर्तव्य, इस टाइप का रहेगा। तो उसमें आपको क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। तो फिर देखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है। तो हम जब संविधान लिख रहे थे तो इसको देखे, सबके संविधान पढ़े, तो सबसे अच्छा लगा हमको आयरलैंड के संविधान में इसका जिक्र था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का। तो वहां का संविधान से प्रेरित होकर अपना संविधान में अपनाया। और जो आयरलैंड भी जो लिया था वो भी कहीं और से लिया था, वो लगता है स्पेन से लिया था। ठीक है, वो स्पेन से लिया था। अब देखिए, ये तो छोटा बात था, पॉइंट था, बेसिक चीज था जो हो गया। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको पता है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो बी एन राव जो थे, संविधान सभा का जो सलाहकार थे, वो अधिकार को 2 पार्ट में बांट दिए, 2 पार्ट में तोड़ दिए। अधिकार क्या किए? 2 पार्ट में तोड़ दिए। कौन कौन? एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, या मौलिक अधिकार, और दूसरा डीपीएसपी। ठीक है, दूसरा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जो अधिकार दिया गया हम लोग को किस लिए दिया गया था? जिससे हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। देखिए, जब भी पूछे कि हमको अधिकार क्यों मिला था, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए हम लोग को मिला था, हर तरह से विकसित होने के लिए मिला था, हर तरह से। अब यहाँ देखिए, बी एन राव का विचार था
अधिकार के लिए क्या दो तरह का, एक फंडामेंटल राइट के रूप में और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। ठीक है, BN राव कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार थे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया बेसिक चीज था, ये PCS ही पूछता है। दूसरा देखिए इसका उद्देश्य क्या था, पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और दूसरा उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी मतलब लोगों को कल्याण करने के लिए ऐसा राज्य का निर्माण करेंगे जिससे लोगों का कल्याण हो सके, सभी लोगों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। दो तरह का है, एक तरह का ये, दूसरा तरह का ये। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अब प्रस्तावना के उद्देश्यों को पूरा करता है। और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना के उद्देश्यों को कौन सा पूरा करता है? ऑप्शन रहेगा नागरिकता, DPSP, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो उसमें क्या मानना है? DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में क्या है? आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक सब तरह का न्याय मिले। तो वही चीज यहाँ भी जिक्र है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, ये चीज को दिलाता है। तो इसीलिए यह प्रस्तावना के उद्देश्य को क्या करता है? पूरा कराता है, लोक कल्याणकारी बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा, चौथा, ये क्या होता है? इससे सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे क्या होगा? ये राज्य को नीति दिया, नीति बनाने के लिए दिया। ठीक है, जब नीति बन गया तो क्या होगा? कितना सरकार काम किया है, नहीं किया है, वो कौन डायरेक्ट देखेगा? पब्लिक, जनता डायरेक्ट देखेगा ना। तो नागरिक क्या करते हैं? इससे मौलिक DPSP से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से डायरेक्ट सरकार का मूल्यांकन करते हैं कि कितना मेरे लिए आप योजना लाए, कितना हमको लाभ मिला, कितना कल्याणकारी योजना लाए। और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं? अपना मताधिकार के प्रयोग करके सरकार को जवाब देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इससे सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए इसमें अनुच्छेद है, कितना अनुच्छेद, कितना से कितना तक है? 35 से 51। 36 से 51। ठीक है, तो 36 से 51 में अनुच्छेद को 3 तरह का विचार प्रकट किया जाता है। तो वैचारिक प्रकार कितना है? 3 तरह का। कौन कौन? गांधीवादी विचार, दूसरा समाजवादी या तीसरा उदारवादी। अब हम बताएंगे कि गांधीवादी में जैसे आर्टिकल 40 हो गया, 46 हो गया, ये सब है, 47 हो गया, ये सब गांधीवादी में आता है। तो ये 3 तरह का विचार इसमें। वादी का मतलब ही होता है विचार। गांधीवादी मतलब जो गांधी जी के विचार से प्रेरित हो। ठीक है, तो वो गांधीवादी हो गया। समाजवादी जो पूरा समाज का उत्थान करना चाहता है, समाज को एक नजर से देखता है, वो क्या हो गया? समाजवादी हो गया। ठीक है, तीसरा उदारवादी, जो उदार है, कुछ भी हो जाए चलो माफ कर दिए, लेकिन उसको लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है। ठीक है, माफ कर दिए, योजना आगे बढ़ाते चले गए, वो उदारवादी हो गया। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए, गांधीवादी का मतलब हुआ कि एक लफड़ा कोई मारा तो आप बदले में एक लफड़ा मारे नहीं, 10 आदमी लेके चल गए। काहे मारे? नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, आंदोलन पर बैठ गए। वो हो गया गांधीवादी विचार। हम जवाब दिए, लेकिन कैसे जवाब दिए? नहीं, बिना ये वायलेंस के जवाब दिए, नॉन वायलेंस रूप से। ठीक है, बिना मारपीट किए हुए। और समाजवादी में क्या है कि मारा, अच्छा आके दोनों मैनेज करा दिया, अच्छा मार दिया, गलती से हो गया, चला के मैनेज करा दिया, वो हो गया समाजवादी। ठीक है, ये जो उदारवादी हो गया, अच्छा मार ही दिया तो का हुआ रहा, सब ऐसा है, ये है, क्या करोगे, वो है, ये है, बुरा आदमी है ही, अब पीठी दिया तो क्या कीजिएगा, छोड़ के रहने दीजिए। ये हो गया उदारवादी। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए। अब इसके बारे में एक कथन है केटी शाह का। केटी शाह कहते हैं कि यह ऐसा चेक है, कौन? ये ऐसा चेक है DPSP जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब बैंक में बैलेंस होगा तब सुविधा अनुसार क्या किया जाएगा? वो भांजेगा। इसका मतलब साफ है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है? तुरंत लागू नहीं होगा, जैसे जैसे राज्य सक्षम होगा वैसे वैसे लागू करेगा। इसका हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। देखिए हम क्या बोले कि अधिकार 2 तरह का मिला,
एक मौलिक अधिकार जिसको डायरेक्ट नाम दे दिया गया, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम दे दिया गया, इसीलिए इसको दोनों को भाई कहते हैं। ठीक है, एक समझिए दोनों भाई है। ठीक है, ई जो है मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है मतलब इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता, नहीं दिया जा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि देखो मौलिक अधिकार जो है हम शुरू में बताएं कि जैसे बच्चा के जैसे दूध की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, आदमी की जरूरत होता है पोषाहार के लिए, खाने के लिए। अगर खाने नहीं देगा तो आदमी मर जाएगा, मर जाएगा ना। बच्चा को आप खाना नहीं दीजिएगा, दूध नहीं पिलाइएगा तो बीमार होकर मर जाएगा। हाँ, तो ये प्राइमरी चीज है, इसको मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे ही इसको नहीं देगा तुरंत कोर्ट में जाके कहेगा कि कहीं नहीं दे रहे दीजिए। लेकिन डीपीएसपी जो है बच्चा के जैसे खिलौना हो गया, किताब हो गया, कॉपी हो गया, उसके लिए कोई कोर्ट जाता है कि नहीं? हम चाहे आप मान लीजिए कि घर का गार्जियन है, ठीक है, आप कह के गए बना के गए जैसे खाना पीना के लिए आपको ठीक है, लेकिन कह के गए कि जब अब पैसा होगा ना बेटा तो मेरा पोता के शौक था कि एगो बुलेट गाड़ी ले देना, समझा, तो ले देना तुम्हें। कोई कोई बोलबो करता है पोता चाहे नाती कि नाना बोले थे कि नाती तुमको हम 4 व्हीलर दिलाएंगे चाहे बुलेट दिलाएंगे, समझे। तो क्या बोले वो आगे जब पैसा होगा तब वो दिलाएंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया कि ई जो है जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसलिए इसको अगर नहीं कोई देता तो तुरंत कोर्ट में जाके आप लड़ के ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, समझे, ये एक्स्ट्रा हो गया। जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम मेरे पास मतलब राज्य के पास जब पैसा हो जाएगा तो पैसा क्या करेगा, सामान वितरण करेगा, सामान क्या क्या करेगा, सब कुछ होकर आएगा। वो सब दिया हुआ है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में, वो हम बताएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 2 तरह का अधिकार मिला, एक तुरंत मिल गया और दूसरा के बारे में कहा गया कि जब हम सक्षम होंगे तब वो देंगे। सोचिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे पास क्या था, कुछ नहीं सिवाय गुलामी, कुछ था ना ही खाने के लिए अच्छा से खाना था, ना ही टेक्नोलॉजी था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय जीवन जीना ही है मेरे लिए आज़ादी बहुत बड़ा चीज़ था कि हम पे कोई शोषण ना करे, यही बहुत बड़ा आज़ादी था, इसीलिए इतना लोग जश्न मना रहे थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे देश आज़ाद होने के बाद पॉलिसी आया, पंचवर्षीय योजना आया, हम आर्थिक रूप से सक्षम हुए, उन्नत कृषि किए, उन्नत कृषि करने के बाद बहुत सारा पैसा आ गया, टैक्स आने लगा, सब जगह आने लगा। तो हम क्या किए, फ्री में अनाज देने लगे, फ्री में पेंशन देने लगे। क्यों? क्योंकि आदमी को मनोचित मतलब मनोचित काम दिखा जो भी व्यवस्था हो सके कर सके हम, फ्री शिक्षा मिलने लगा, फ्री स्वास्थ्य मिलने लगा, समझे। तो ये उद्देश्यों को पूरा कराता है। कौन कौन सा उद्देश्यों को बताए थे हम? उद्देश्यों को पूरा करता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, और दूसरा लोक कल्याणकारी, ये बहुत जरूरी है, बहुत पूछता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन कराता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कराता है, समझे। तो लोक कल्याणकारी का मतलब होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी हाँ ये वाला, इससे अब हुआ क्या, आपको मौलिक अधिकार में ये बताए थे कि कन्फ्लिक्ट हुआ था, विवाद हुआ था, वाद विवाद हुआ था। उसमें अनुच्छेद 13 दूसरे से लेके 368 ये दोनों में हो रहा था। लेकिन उसके साथ साथ एक और विवाद था, कह रहा था कि दोनों अधिकार में इसमें और इसमें दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों तो एक तरह का अधिकार ही है ना, दोनों तो एक तरह का अधिकार है। तो दोनों में सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो उसका भी जजमेंट इन 3 गो केस में आया। केशवानंद 42वां संविधान संशोधन और मिनर्वा मिल्स। केशवानंद में कहा गया कि फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, वो श्रेष्ठ है, काहे कि जीवन जियाने के लिए कह रहा है, वो सबसे जरूरी है, इसलिए क्या है वो श्रेष्ठ है। और उसके बाद है जो डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, समझे। तो इसीलिए हम प्लस लिख दिए, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस, प्लस मतलब श्रेष्ठ हो गया और माइनस मतलब थोड़ा कम है उससे, ठीक है। फिर आया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें जजमेंट आया तो इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट कम श्रेष्ठ है, लेकिन ई ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लोक कल्याण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? लोक कल्याणकारी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको श्रेष्ठ बता दिया गया, ठीक है। फिर जब आया इसमें
इसका रिजल्ट देता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये संशोधन कौन कर रहा है? सरकार। तो कोर्ट के खिलाफ गया सरकार, और यहाँ सरकार के खिलाफ फिर जाता है मिनर्वा मिल्स 1980 में जाता है। तो क्या होता है उसमें? कहता है कि नहीं ये गलत बात है। कोर्ट कहता है कि लड़िए नहीं, दोनों श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों समाज को क्या कह रहा है? समाज को ऐसा बनाइए जिससे आर्थिक राजनीतिक कल्याणकारी राज्य बन सके। दोनों अधिकार देने की बात कर रहा है और दोनों एक लोक कल्याण की बात कर रहा है, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही श्रेष्ठ है। इसमें दोनों को पॉजिटिव कर दिया गया, समझे? ये इसका कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद जब हम चलेंगे आर्टिकल में तो बताएंगे कि जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी कैसे उद्देश्य का प्राप्ति होता है, कराता है, और ये जो विचार है तीनों का कौन कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है, और हमको कैसे एक तरह से अधिकार दिलाता है। समाजवादी समाजवादी जो समाज को इक्वल भाव से देखता है, सब एक समान, समझे? समाजवादी मतलब जो समाज को इक्वल भाव से देखता है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं देखता है। अगर कोई ऊंचा है भी तो नीचे वाला को कुछ ऐसा व्यवस्था करके उसके बराबर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे आरक्षण मिलता है तो समाजवादी विचारा के तहत ही मिलता है, समझे? तो ये चीज हो गया समाजवादी। चलिए यहाँ ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ये केटी साहब, हाँ बताए तो, केटी साहब बोले थे ना, नीति निर्देशक तत्व के बोले, केटी साहब बोले थे नीति निर्देशक तत्व के डीपीएसपी को कि ये ऐसा बैंक का चेक है ना जो जब वो सक्षम हो जाएगा उसमें पैसा आ जाएगा तो वो अपने आप भंजते चला जाएगा। मतलब कि संविधान हमारा लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो उस समय हमारे पास फ्री एजुकेशन देने के लिए पैसा था, उस समय हमारे पास फ्री स्वास्थ्य देने के लिए पैसा था, उस समय फ्री सबको पेंशन देने के लिए पैसा था? नहीं था मेरे पास, हम लोग के पास उतना, देश के पास मतलब राज्य के पास नहीं पैसा था तो नहीं दे सका। जैसे जैसे राज्य सक्षम हुआ, उद्योग में आगे बढ़ा, आर्थिक रूप से संपन्न हुआ तो क्या दिया? फ्री शिक्षा भी दिया। जैसे जैसे पैसा आया तो जैसे जैसे क्या दिया? पेंशन भी दिया, शिक्षा भी दिया, स्वास्थ्य भी दिया, सब कुछ वो चीज दे रहा है, फ्री में अनाज भी दे रहा है। कब दे रहा है? जब वो सक्षम हो गया। तो वही कहा कि यह ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार, मतलब बैंक में जब पैसा आ जाएगा तब बैंक को सुविधा प्रदान करेगा आपको कि लीजिए मेरे पास 1 लाख आ रहा है, आप 10,000 भंजा लीजिए। 10,000 कहे के मतलब योजना के तहत मिलता है, अच्छा यूनिवर्सिटी बना के मिलता है, स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है, पेंशन के रूप में मिलता है, समझे? योजना के तहत मिलता है। जो घर वाला योजना है वो उसके तहत मिलता है, वृद्धा पेंशन के तहत मिलता है, वृद्धा पेंशन के तहत मिलता है। ये सब किसके तहत मिलता है? डीपीएसपी के तहत, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के तहत। तो वही केटी साइज के बारे में बोले थे, समझ गए? तो आज के लिए ये इतना ही। और अब दूसरा क्लास जब आएगा तो उसमें आप लोग एकदम ट्रिक वाइज, एकदम मतलब 5 मिनट पे अगर लास्ट में अगर बने रहे तो लास्ट में 2 मिनट का ट्रिक बताएंगे, और उससे पहले सारा डिफाइन करेंगे कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है, 41 में क्या है, समझे? सब कुछ बताएंगे डिस्क्राइब करते हुए। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है।